अब ये बात तो हम जानते ही हैं कि कितनी पॉपुलर WWE थी एटीट्यूड एरा के टाइम पे। प्रॉब्ली हम कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा पॉपुलर कभी भी WWE हुई नहीं है अपनी हिस्ट्री के अंदर। लेकिन वो एक ऐसा टाइम था जब सबको इक्वल मौका नहीं मिला था शाइन होने का और लाइमलाइट में आने का। अगर मैं बात करूं फीमेल सुपरस्टार्स की, विमेन की, तो वो कम्पीट नहीं कर रही थी जैसे कि मेल सुपरस्टार्स कर रहे थे, या फिर हम कह सकते हैं कि कभी उनको वो करने का चांस ही नहीं मिला। ट्रिश स्ट्रैटस कहती हैं कि जो रोस्टर था हमारा उसको हम खास कुछ रोस्टर बोल भी नहीं सकते। 6 फीमेल सुपरस्टार्स थी, छोटे छोटे मैचेस हुआ करते थे, मोर लाइक कैट फाइट्स थी, और उसको रेसलिंग मैच हम प्रॉपर बिल्कुल भी किसी एंगल से नहीं बोल सकते। लेकिन WWE ने गाइस जब 2001 के अंदर खरीदा WCW को, वो एक ऐसा पॉइंट था जब सबसे मेजर लैंडस्केप में चेंज आया रेसलिंग के। और आखिर क्या ऐसे चेंजेस या ट्वीक्स उस टाइम पे WWE ने करे अपने इस विमेंस डिवीजन के अंदर, जिसकी वजह से एक ऐसी पॉपुलैरिटी स्टार्ट हुई। और शायद हम कह सकते हैं कि अगर वो ना होता तो आज जो विमेंस रेवोल्यूशन या एवोल्यूशन हमें देखने को मिली वो भी पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ये है गाइज एपिसोड नंबर 8 ऑफ रूथलेस एग्रेशन एरा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा, और अगर आप ऑब्वियसली ये सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो इस वीडियो को भी लाइक करना डेफिनेटली ना भूलें। जो हमारा गोल रहने वाला है वो होगा 4000 लाइक्स का। तो आप एंड तक जरूर देखते रहें। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो हमने बात करी कि कैसे एक बहुत बड़ा चेंज आया रेसलिंग के अंदर जब WWE ने 2001 में WCW को परचेज करा। लेकिन इसी के साथ WWE का रोस्टर अब इतना बड़ा हो चुका था कि सारे सुपरस्टार्स को लिमिटेड टीवी टाइम मिल रहा था। और यहाँ पे अगर पूरे शो में कुछ भी WWE को काटना होता था कि भाई हमारे पास और टाइम नहीं है, तो हमेशा फीमेल्स की सेगमेंट होती थी। और यहाँ पे टोरी विल्सन कहते हैं कि भाई पूरे दिन वो प्रेप करते थे, तैयारी करते थे अपने मैच की या फिर सेगमेंट की, और एंड मोमेंट पे बताया जाता था कि भाई उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं फील हो रहे थे रोस्टर में जैसे कि शायद बाकी के मेल सुपरस्टार्स हो रहे थे। और WWE की क्रिएटिव टीम के बंदे भी यही सोचते थे कि भाई ये फीमेल सुपरस्टार्स मेल की तरह परफॉर्म नहीं कर सकती हैं, ये सिर्फ वहां पे अपनी बॉडी शो ऑफ करने के लिए हैं, और अगर ये रेसल कर भी सकती हैं तो वो पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उनको करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज, जो फर्स्ट चेंज विमेंस रोस्टर की तरफ से WWE ने किया, वो तब था जब फिट फिनले को हायर करा गया एज द कोच ऑफ द विमेंस रोस्टर इन लेट 2001। और फिनले यहाँ पे कहते हैं कि भाई उनको लगा कि WWE स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है, तो भले जो मेल सुपरस्टार्स करते हैं, जो मेन करते हैं, वो आखिर फीमेल क्यों नहीं कर सकती, वो क्यों नहीं इतनी टफ हो सकती। और डेफिनेटली ये बात कहीं ना कहीं सही थी, क्योंकि अगर WWE ने लोगों को हायर करा था, उनके अंदर टैलेंट था, और धीरे धीरे इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और इनके मैचेस के अंदर अब प्रॉपर रेसलिंग मूव्स ऐड होने शुरू हो गए थे। इनफैक्ट जो टोरी विल्सन है, जो कि इतनी अच्छी रेसलर नहीं थी पहले, वो कभी रेसलर नहीं रही, वो भी धीरे धीरे सीख रही थी, और उनके मैचेस में हमको ऐसे मूव्स देखने को मिल रहे थे कि अब उनको हम एक प्रॉपर एथलीट बोल सकते हैं। विक्टोरिया और ट्रिश यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसे फिनले की ट्रेनिंग की वजह से उनको अब अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने का मौका मिल रहा था, वो पहले से कितने ज़्यादा टफ हो गए। और फिनले बात करते हैं कि WWE की मैनेजमेंट उनको आके कहती थी कि भाई तुम ऐसे मूव्स नहीं कर सकते हो फीमेल मैचेस के अंदर, तो वो एक हफ्ते रुक जाते थे और वापस फिर उसके ऊपर चले जाते, क्योंकि उनको जो है इस डिवीजन को इंप्रूव करना था। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप WWE ने लिया कि भाई अब अपनी फीमेल सुपरस्टार्स को वो अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे थे, इन रिंग पे काम चल रहा था। लेकिन एक और बड़ा चेंज उन्होंने करा जब स्टेफनी मैकमैन को जनरल मैनेजर बना दिया गया स्मैकडाउन का इन जुलाई 2002। और डेफिनेटली गाइज ये एक बहुत बड़ा मूव था। इस एडिशन की वजह से अब पूरी फीमेल डिवीजन के ऊपर काफी ज्यादा अटेंशन आ रही थी, क्योंकि पहली बात तो स्टेफनी मैकमैन अपने रोल में इतनी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन उनकी वजह से बाकी लोगों को जो है वो शाइन होने का मौका मिल रहा था। और स्टेफनी भी कहती है पोस्ट ओपिनियन में कि देखो भाई, जब भी कोई ऐसी चीज होती है जहां मेरी वजह से किसी और को हेल्प हो सके या कंपनी की इंप्रूवमेंट हो सके, तो मुझे वो करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। और इस समय जो हम कह सकते हैं सारी चीजें बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही थी, और एक विमेंस डिवीजन पहली बार फॉर्म होती हुई दिख रही थी इन द WWE। और अगर कोई इन सारी फीमेल्स में से ऐसा था जो इस अपॉर्चुनिटी का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता था, वो थी ट्रिश स्ट्रैटस, जो कि बहुत कम समय में WWE की फीमेल डिवीजन की फेस बन चुकी
चुकी थी और यहाँ पे उनके पास लुक थी, स्टाइल था, एथलेटिसिज्म था, बेसिकली हम कह सकते हैं शी वाज द फुल पैकेज। और यहाँ पे जिस तरीके से WWE ने ट्रिश और विक्टोरिया की स्टोरी लाइन बनाई कि वो दोनों मॉडलिंग बैकग्राउंड से आई हैं और उसके बाद ये लीड कर रही थी एक पेपर व्यू के अंदर, ये कुछ ऐसी चीजें थी जो इससे पहले कभी फीमेल डिवीजन में हमने नहीं देखी थी। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि ये WWE की हिस्ट्री की सबसे पहली एक्चुअल स्टोरी लाइन थी गाइज जो फीमेल्स के बीच में हमें देखने को मिली है। और यहाँ पे जेलस थी विक्टोरिया कि जबकि सेम बैकग्राउंड से वो आई लेकिन ट्रिश क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई। और इन दोनों के बीच का जो मैच था लीड कर रहा था सर्वाइवर सीरीज के लिए, और ये कोई रेगुलर मैच नहीं बल्कि एक हार्ड कोर मैच था। और वो क्लियरली कहते हैं कि हमको सिखाया जाता था फिनले की तरफ से कि रूल है सॉरी बोलेंगे मैच के बाद, बट इनसाइड द रिंग वी आर गोइंग टू किक ईच अदर्स एस। और इन दोनों का जो है बहुत बढ़िया मैच हमें देखने को मिला जहां विक्टोरिया ने हराया ट्रिश को और वो बन गई थी नई चैंपियन। और लोग बहुत इंप्रेस हुए इन दोनों से कि हाँ भाई विमेन भी ऐसा काम कर सकती हैं जो कि हम इतने सालों से मेल सुपरस्टार्स को करते हुए देख रहे हैं। तो पहली बार एक नई चीज ट्राई करने पे WWE को सक्सेस मिला और ऐसी चीजें फॉलो हुई जैसे कि पहला विमेन का स्टील केज मैच, और लग रहा था कि हाँ भाई अब कुछ काम करा जा रहा है, एक नया रोस्टर जो है वो फॉर्म हो सकता है। और अगर हम बात करें तो रेसलमेनिया 20 का टाइम आ रहा था जहां पे WWE ने केवल एक फीमेल मैच पहले से प्लान कर रखा था गाइज, और वो थी एक पिलो फाइट। और ये आइडिया उस पॉइंट पे कैंसिल हो गया जब मॉली हॉली गई WWE की मैनेजमेंट के पास और उन्होंने बोला भाई क्यों ना हम एक ऐसा मैच करें जहां पे मैं हार जाऊं और मेरा जो है हेड शेव करना पड़े। और यहाँ पे वो रेसलमेनिया 20 में विक्टोरिया से हारती हैं, एक्चुअली में उनका हेड शेव करा जाता है गाइज। और ये एक यूनिक मोमेंट है पूरी WWE की फीमेल हिस्ट्री में जो कि हमें आई डोंट थिंक कि बहुत बार देखने को मिली है। तो लोग उस चीज को रिमेंबर कर रहे थे और साथ के साथ रेसलमेनिया 20 में एक कमाल की और स्टोरी लाइन चल रही थी जहां पे ट्रिश स्ट्रैटस पेयर अप हो गई थी क्रिस जेरिको के साथ। जेरिको का मैच था क्रिश्चियन के साथ, लेकिन ट्रिश यहाँ पे टर्न कर जाती हैं जेरिको पे और किस करती हैं क्रिश्चियन को आफ्टर द मैच। तो ये कुछ ऐसी कूल मोमेंट्स थी जो कि लोग पहले एक्सपेक्ट नहीं करा करते थे फ्रॉम द फीमेल डिवीजन। और यहाँ पे एक और चीज हुई रेसलमेनिया 20 के अंदर जो कि था फीमेल का एक इवनिंग गाउन मैच जहां में पहले की तरह अपनी लुक्स को और बाकी चीजों को शो ऑफ करना है, लेकिन रेसलिंग वहां पे कुछ थी नहीं। और अगर रेसलमेनिया 20 में मैं सारी फीमेल मोमेंट्स की बात करूं तो ये वो चीज है जो कि लोग सबसे कम याद रखते हैं, जबकि पहले ऐसी चीजें हमें सिर्फ फीमेल रोस्टर में देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप रेसलमेनिया 20 का पूरा डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हैं वो मैंने चैनल पे डाल रखा है गाइस रेसलमेनिया रिवाइंड प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो विमेन रोस्टर को फाइनली WWE के अंदर रिकॉग्निशन मिलनी स्टार्ट हो रही थी और 2004 में WWE ने कोशिश करी कि हम और लोगों को इस रोस्टर के अंदर ऐड करेंगे और उन्होंने लॉन्च करा अपना सबसे पहला डीवा सर्च। ये एक ऐसा कंपटीशन था जो कि वीकली रन करा जाता था मंडे नाइट रॉ पे और इसमें बहुत सारी नई फीमेल एथलीट्स थी और WWE कोशिश कर रही थी ढूंढने की अपनी नेक्स्ट बिग डीवा। अब टोरी विल्सन कहती हैं कि इन एथलीट्स की तरह जब मैं भी WWE में आई तो मैं एक मॉडल थी और बहुत जल्दी मुझे रियलाइज हो गया था कि भाई वो सिर्फ काफी नहीं है, मुझे अच्छा रेसल भी करना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली जो इस डीवा सर्च के अंदर एथलीट्स थी वो इसी बात में खुश थे कि भाई हमें एटलीस्ट टीवी पे अपीयर होने का मौका मिल रहा है, जो कि गाइस हम जानते हैं कि WWE में सक्सेस पाने के लिए काफी नहीं है। और अब मैं समर स्लैम 2004 की बात कर रहा हूं जहां पे WWE की ये डीवा सर्च की सारी एथलीट्स के अगेंस्ट WWE ने रखा अपनी खुद की डीवास को और इनका एक डॉज बॉल मैच हुआ। अब यहाँ पे एक ऐसी डीवा थी जो उन एथलीट्स में थी जो ये बात जानती थी, जैसा टोरी विल्सन ने बोला, और उन्होंने भाई बैंड बजा दी सारी WWE डीवास की अपनी टीम के लिए मैच भी जीता। और ये और कोई नहीं थी गाइस बल्कि थी मिशेल मैकूल, जिन्होंने इस एक डॉज बॉल जैसे मैच में भी अपनी पूरी कंपेटिटिव नेचर दिखाई और यहाँ पे लड़ाई तक बात पहुंच गई थी, इतनी ज्यादा वो सीरियस थी इस मैच को जीतने के लिए। तो डेफिनेटली ये दिख रहा था कि डीवा सर्च से कुछ ऐसी एथलीट्स निकलेंगी जो आगे जाके काफी सक्सेसफुल हो सकती हैं। और जबकि ये टूर्नामेंट एक तरफ एक नई लेयर ऐड कर रहा था फीमेल रोस्टर पे, दूसरी तरफ एक ऐसी फ्यूड बन चुकी थी ट्रिश अगेंस्ट लीटा जो कि पहले लोगों ने कभी नहीं देखी थी, एक नेक्स्ट लेवल पर्सनल हील वर्सेस फेस राइवलरी जो कि लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। और दिसंबर 6, 2004 की ये बात है जब पहली बार मंडे नाइट रॉ की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि कोई फीमेल मैच को मेन इवेंट के लिए लिस्ट करा गया और ये था गाइस ट्रिश अगेंस्ट लीटा। नटालिया यहाँ पे बात करती हैं कितनी बड़ी मोमेंट थी उस पॉइंट पे फीमेल डिवीजन के लिए। और यहाँ पे ब्रायन गेविट्स जो कि उस टाइम पे हेड राइटर थे मंडे नाइट रॉ के, वो कहते हैं कि भाई हमने सोचा कि अगर फीमेल की फ्यूड इतनी पॉपुलर हो सकती है तो व्हाई नॉट इट
डिजर्व्स अ मेन इवेंट, वो डेफिनेटली डिजर्व करता था और बिल्कुल वही चीज हमने करी। और यहाँ पे लीटा जो है ट्रिश को हराती हैं टू बिकम द न्यू चैंपियन। और शार्लेट पोस्ट ओपिनियन में गाइस एक काफी कमाल का फैक्ट रिवील करती हैं कि वो इस मैच के टाइम पे रिंग साइड बैठी हुई थी और उस समय वो सिर्फ एज अ किड उसको देख रही थी। उनको कभी ये बात पता नहीं थी कि वो जो मैच है, वो जो मोमेंट है, कितनी बड़ी इन्फ्लुएंस हो सकती है उनके खुद के करियर पे। और अगर उस नाइट पे हमें वो मैच मेन इवेंट में देखने को नहीं मिलता तो शायद आज शार्लेट फ्लेयर गाइस इतनी बार चैंपियनशिप्स नहीं जीती होती। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी नाइट थी फीमेल रेसलिंग की हिस्ट्री में। तो इस पॉइंट पे लीटा थी चैंपियन, लेकिन टाइटल जीतने के 1 महीने बाद वो इंजर्ड हो गई थी। तो ट्रिश ने वापस टाइटल को कैप्चर करा और इस बार WWE को कोई नया चाहिए था जो कि उनके अगेंस्ट फ्यूड कर सके, और वो लेके आए एक नया टैलेंट जो कि फेस कर सकता है ट्रिश को। एंड शी वाज द न्यू फेस ऑफ द डिवीजन, मिकी जेम्स। और इन दोनों के बीच की स्टोरी लाइन WWE ने बहुत बढ़िया तरीके से बिल्ड करी थी, क्योंकि मिकी जेम्स को कोई जानता नहीं था। तो वो स्टोरी लाइन में एज अ फैन ऑफ ट्रिश स्ट्रेटस आई कि मुझे ट्रिश बहुत ज्यादा पसंद है और इनकी जो केमिस्ट्री थी गाइस ऑन स्क्रीन कुछ नेक्स्ट लेवल थी, और वो ये डिस्कस भी करते हैं पोस्ट ओपिनियन में। और उस समय पे ये चीज काफी रेयर थी कि WWE फीमेल डिवीजन के अंदर एक लंबी स्टोरी लाइन चलाए, लेकिन ये स्टोरी जो है वो 6 महीने तक चली। हर हफ्ते कुछ ना कुछ अलग होता था, हमें कुछ 18+ एंगल्स देखने को मिले, कुछ सीन्स देखने को मिले इन दोनों के बीच में, लेकिन फिर दूसरी तरफ टेंशंस भी काफी हाई थी। और एट द एंड देखने को मिलता है कि इस बड़े बिल्डअप के बाद मिकी जेम्स टर्न कर जाती हैं ट्रिश के ऊपर, क्योंकि वो भी उनसे अब जेलस हो चुकी हैं, और एक बड़ा मैच बिल्डअप करा जाता है फॉर रेसलमेनिया 22। लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे इस फ्यूड में, काफी इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट जब मिकी जेम्स अपनी एंट्रेंस करती हैं तो लोग उनको भी चीयर कर रहे थे। तो एंटी फैन रिएक्शन पहली बार हमें एक फीमेल मैच में देखने को मिला, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और मिकी जेम्स ऊपर से यहाँ पे ट्रिश को हराती हैं और अपनी फर्स्ट रेसलमेनिया में उन्होंने विमेंस टाइटल को भी कैप्चर कर लिया। और जिस पॉइंट पे मैच खत्म हुआ, WWE ने ना ही सिर्फ एक नया स्टार बनाया जिसका नाम था मिकी जेम्स, लेकिन ये बात भी प्रूव हो चुकी थी कि अब हर रेसलमेनिया पे एक बड़ा विमेंस मैच बिलोंग कर सकता है और फीमेल भी इतना लेवल का मैच जो है वो दे सकती हैं। लेकिन इस मैच को हारने के बाद 2006 में ट्रिश ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी और अपना आखिरी मैच लड़ा होम टाउन टोरंटो में, जहां पे उन्होंने गाइस बीट करा लीटा को। और उसके 2 महीने बाद लीटा ने भी सेम चीज करी और सर्वाइवर सीरीज के अंदर वो भी हो गई रिटायर। और ये था एंड 2 ऐसी डीवास का, 2 ऐसी रेसलर्स का जो कि प्रोबेबली WWE की हिस्ट्री में अभी भी सबसे बड़े नाम माने जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने इनको फॉलो करा जो कि इस डिवीजन में आके चैंपियन बने, और जबकि डीवा सर्च का स्टार्ट उतना कुछ खास था नहीं, बहुत सारे उसने भी नए चेहरे दिए इस फीमेल डिवीजन को। लेला थी वो सुपरस्टार जिन्होंने फाइनली डीवा सर्च को जीता और उसके बाद वो चैंपियन भी बनी। इसके अलावा मिशेल मैकूल, ईव टॉरेस, मरीस मरिया, द बेला ट्विंस और ले कूल, हम जानते हैं मिशेल मैकूल और लेला की टीम थी जो कि एक पॉइंट पे गाइस काफी लंबे टाइम तक पॉपुलर रही थी WWE के अंदर। तो रूथलेस एग्रेशन एरा वो एरा थी जिसने फीमेल सुपरस्टार्स को वही सेम चीज करने के लिए अलाउ करा, परमिशन दी, जो कि इतने समय से सिर्फ मेल सुपरस्टार्स करते आ रहे थे। अब वो अपने आप को रोस्टर का एक पार्ट समझ पा रही थी और शो का एक रेगुलर गाइस फीचर भी बन चुकी थी। और जबकि उस टाइम पे कोई हैशटैग्स नहीं थे, कोई ऐसी पिटीशंस नहीं रन करी जाती थी, लेकिन डेफिनेटली हम जानते हैं कि उन सारी मोमेंट्स ने आज की फीमेल डिवीजन को कितना ज्यादा जो है वो हेल्प करा है, और प्रेजेंट जनरेशन उसी की वजह से भी चल रही है। और अगर मैं बात कर ही रहा हूं प्रेजेंट की, तो हम जानते हैं कि और कितनी सारी हिस्ट्री WWE ऑलरेडी बना चुकी है अपनी फीमेल डिवीजन के साथ, जैसे कि फर्स्ट एवर विमेंस रॉयल रंबल मैच, द फर्स्ट एवर ऑल विमेंस पेपर व्यू जिसका नाम था एवोल्यूशन, द फर्स्ट एवर विमेंस मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 35, और पहली बार रेसलमेनिया की हिस्ट्री में साशा बैंक्स वर्सेस बियांका बेलेर, जहां पे 2 ब्लैक विमेन एक्चुअली में रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर रही थी। ट्रिश कहती हैं कि भाई उनके पास उस टाइम पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि वो रेसलर बन जाएं, उनके पास वो एक अपॉर्चुनिटी थी, एक ऐसा मौका था जो कि WWE ने उनको दिया, और डेफिनेटली उन्होंने उसका फायदा उठाया। दिस वाज द फर्स्ट एवोल्यूशन या रेवोल्यूशन ऑफ द विमेन इन WWE। तो गाइस ये था आज का एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक करना डेफिनेटली ना भूलें। और अगला जो एपिसोड आएगा, इट्स ऑल अबाउट द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स, जहां पे WWE से कुछ साल दूर रहने के बाद उनका हुआ रिटर्न, और लोगों को ये बात उन्होंने रियलाइज करा दी कि मैं पहले से भी बेटर हो चुका हूं। सो एवरीथिंग अबाउट दैट इन नेक्स्ट एपिसोड नंबर 9। लेकिन गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो पसंद आई है तो अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।